नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको स्पर्श गद्य खंड के पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का सार बताने जा रही हूँ। यह पाठ लेखिका बचेंद्री पाल की एवरेस्ट यात्रा का वृतांत है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट पर्वत की यात्रा के आरंभ से लेकर चोटी तक पहुँचने के सफर के बारे में विस्तार से बताया है। लेखिका बचेंद्री पाल अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जिसमें उनके पिता उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। अतः बचेंद्री पाल को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च स्वयं सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। जब लेखिका ने 10वीं की परीक्षा पास की तो उसके बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मनाया। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी बचेंद्री पाल ने संस्कृत से एमए की डिग्री पूरी की और उसके पश्चात फिर बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो लेखिका को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लगभग 5 से 6 मील अपने घर से पैदल चढ़कर पहाड़ों में चढ़ना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें लगातार पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यास होता रहा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लेखिका इंडियन माउंटेन फाउंडेशन अभियान दल में शामिल हो गई और फिर निरंतर प्रयास करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि वह एवरेस्ट की प्रथम भारतीय महिला विजेता बन गई। तो लेखिका ने अपनी एवरेस्ट यात्रा के दौरान उन्हें जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो भी उनके मार्ग में रुकावटें आई, इन सब बातों को स्वयं कलमबद्ध किया है, यानी इस पाठ को लेखिका ने स्वयं ही लिखा है। तो लेखिका इस पाठ के आरंभ में बताती हैं कि जब वह एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकली, अपने अभियान दल के साथ निकली, तो वह 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुई। एक अग्रिम दल जो लेखिका के दल से पहले चला गया था, उसने रास्ते के रुकावटों को दूर करने के लिए जाना था। कहने का मतलब है कि एवरेस्ट जो है वो बर्फ के पहाड़ हैं और उन पहाड़ों को साफ करने के लिए अग्रिम दल पहले चला गया था। नमचे बाजार यानी नेपाली लोगों की जो बाजार है, वह काठमांडू में शेरपा लैंड के नाम से प्रसिद्ध है और इसी शेरपा लैंड में अधिकतर शेरपा यानी कुली लोग जो हैं वो रहते हैं। कुली लोग यानी शेरपा लोग या तो वो उसी शेरपा लैंड के होते हैं या फिर आसपास के गांव के होते हैं। तो लेखिका बचेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी को इसी नमचे बाजार से देखा था। नमचे बाजार में जो नेपाली लोग रहते हैं यानी जो शेरपा लोग होते हैं, वो एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। तो लेखिका बताती हैं कि वह अपने दल के साथ 26 मार्च को पेरिस पहुंच गई थी और जब वह वहां पहुंची तो उनके दल से पहले जो अग्रिम दल गया था, उसके उपनेता प्रेमचंद ने उन्हें एक कुली की मृत्यु का समाचार सुनाया। तो जैसे ही लेखा को पेरिस पहुंचकर एक कुली की मृत्यु की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हो गई। तो जब लेखिका के दल के नेता कर्नल खुल्लर को इस बात का पता चला कि अभियान दल के जितने सदस्य हैं वह कुली की मृत्यु को लेकर दुखी हैं, तो उन्होंने दल के सारे सदस्यों को एक साथ बिठाकर समझाया कि जो एवरेस्ट अभियान है ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, यह एक महान अभियान है और इस अभियान में बड़े बड़े जोखिम आएंगे, बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी और कभी कभी तो हो सकता है कि हिमपात के कारण यानी बर्फीली हवाओं के चलने से या बर्फबारी होने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उस मृत्यु को भी आप लोगों को आसानी से स्वीकार करना होगा और उन विषम परिस्थितियों में भी घबराना नहीं होगा। इसके पश्चात जब लेखिका पेरिस पहुंची अपने अग्रिम दल के साथ, तो उनके नेता कर्नल खुल्लर ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उपनेता प्रेमचंद का जो दल हमसे पहले आया है
उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है और साथ ही उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका के दल को यह भी समझाया कि हमारे दल ने रास्ता साफ करने का जो काम किया है वह काम आप लोगों को दोबारा करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लगातार हिमपात हो रहा है, जिसके कारण बना बनाया रास्ता फिर से बर्फ से भर सकता है और आप लोगों को यह कार्य दोबारा करना पड़ सकता है। इसके अलावा साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि अग्रिम दल ने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर और रंग बिरंगी झंडियों से पूरे रास्ते पर निशान बना दिए हैं, ताकि जब आप लोग एवरेस्ट की चढ़ाई करें तो आप लोगों को रास्ता भटकना न पड़े। साथ ही उन्होंने लेखिका के दल को यह भी जानकारी दी कि ग्लेशियर जो कि बर्फ की नदी है, जब उसमें बर्फ पिघलती है तो बर्फ के पिघलने से अनियमित और अनिश्चित बदलाव होते हैं, जिसके कारण कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब जब लेखिका का दल बेस कैंप पहुंच गया तो बेस कैंप पहुंचते ही उन्हें फिर से एक रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिल गया। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर लगातार जो अनियमित और अनिश्चित बर्फबारी हो रही है, बर्फ भी गिर रही है, उसके कारण लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण ही रसोई सहायक की मृत्यु हो रही है। लेखिका समझ गई कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के अनियमित ढंग से गिरने के कारण हो रहा है, जिसके कारण बर्फीली नदियों में अचानक हलचल हो रही है और बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें उसी समय टूटकर नीचे गिर रही हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का सार मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।